नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पूरी उम्मीद है कि आरबीआई एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा और आगे भी ये सिलसिला लगातार जारी रहने का पूरा अनुमान है, इसके पूरे आसार हैं। अब ऐसे में आपको अपने डेट पोर्टफोलियो को कैसे बनाना चाहिए, कहां पर किस डेट में निवेश, किस डेट स्कीम में निवेश करने से आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा, इस पर आज करने वाले हैं हम खास चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। परिचय करा दे हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, क्षितिज महाजन, मैनेजिंग पार्टनर, कंप्लीट सर्कल वेल्थ सॉल्यूशंस हमारे साथ हैं। हेमंत जी और क्षितिज दोनों का बहुत स्वागत हम करते हैं आज मनी गुरु में। तो बढ़ती ब्याज दरें और डेट में निवेश, हेमंत जी, जब भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की बात आती है, लोग सबसे पहले अपने डेट पोर्टफोलियो को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब इस बदलते हुए ब्याज दरों के दौर में उन्हें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहती हूं, बढ़ती ब्याज दरें और किसी के डेट इन्वेस्टमेंट का क्या कनेक्शन है आपस में? देखिए स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर हम बात कर रहे हैं स्पेशली डेट म्यूचुअल फंड्स की जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इंटरेस्ट रेट और जो बॉन्ड प्राइसेस हैं उनमें इनवर्स रिलेशनशिप होती है। यानी होता क्या है कि जब रेट बढ़ते हैं तो जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं उनकी जो मार्केट प्राइस है वो नीचे जाती है, क्योंकि जो नए बॉन्ड्स हैं वहां पे आपको बेहतर प्राइस मिलता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं हम देखते हैं कि जितने भी लॉन्गर ड्यूरेशन के हैं, मतलब जितना लंबा पोर्टफोलियो मैच्योरिटी होगा फंड का, उतना ज्यादा इम्पैक्ट बढ़ती हुई ब्याज दरों का आपके पोर्टफोलियो पे पड़ेगा। तो डेफिनेटली ऐसे समय में क्या होता है कि अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, आपका जो पोर्टफोलियो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन का है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो एनएवीज हैं वो नीचे जाती हैं, यानी आपकी जो रिटर्न जो है वो काफी कम हो जाते हैं ऐसे समय में। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप मार्केट लिंक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो ब्याज दरों के ऊपर आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट दोनों तरफ होता है। ऑफकोर्स जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं तो जितना लंबा पोर्टफोलियो ड्यूरेशन होगा उतना आपको फायदा होगा। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से ध्यान रखना। और दूसरी बात, आपको ये समझना है कि इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी और आरबीआई का मूड क्या है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, हमें लगता है कि डेफिनेटली कल इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे और आगे भी हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो इन्फ्लेशन की जो ट्रेजेक्टरी है वो लग रहा है कि थोड़ी धीमी पड़ रही है, नीचे आ रही है, क्योंकि आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है कि दिसंबर तक वो देखते हैं कि इन्फ्लेशन 6.2 पे होगा और उसके अगले क्वार्टर में 5.8 पे। अगर ऐसा होता है तो मे बी आपको शायद एक और रेट हाइक मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव रेट हाइक देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दोनों चीज पे एज ए डेट फंड इन्वेस्टर आपको ध्यान रखना है। ओके क्षितिज, मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स एक तरफ हो गए और दूसरे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि फिक्स रिटर्न हमें देते हैं। हम एक फिक्स पोर्शन ऑफ अपने इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। उसमें एफडी भी है, उसमें हम स्मॉल सेविंग स्कीम्स भी कह सकते हैं। पिछले कुछ टाइम में जो लोग किसी एफडी में पैसा डालना चाह रहे थे या स्मॉल सेविंग स्कीम से पैसा डालना चाह रहे थे, उन्हें लगता था कि हम अपना पैसा क्यों फंसाएं। अब ऑल ऑफ अ सडन लोगों को लग रहा है कि एफडी तो इतनी अट्रैक्टिव हो गई है, या फिर स्मॉल सेविंग स्कीम फिर भी चलिए लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा बहुत फिक्स रिटर्न तो देती है, पर उसमें एक बार फिर से हमने देखा इस क्वार्टर में भी कोई चेंजेस नहीं किए गए सरकार की तरफ से इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। अभी आपके लिहाज में डेट में निवेश करने के ठीक ठाक विकल्प कौन से हो सकते हैं कि हाँ यहां पर निवेश करने के लिए निवेशक सोच सकते हैं? बहुत एप्ट टॉपिक लिया है स्वाति आपने आज, एंड हेमंत सर ने अपने व्यूज जो दिए हैं, आई इको दैट। आई थिंक आरबीआई इन लाइन विद व्हाट यूएस इज डूइंग, इनफैक्ट यूएस भी बहुत सॉफ्ट था इस पर, उनकी जो कमेंट्री थी इन टर्म्स ऑफ देयर स्टांस विद रिगार्ड टू गोइंग फर्दर, इंटरेस्ट रेट हाइक्स बहुत स्लो होंगे। एंड आई एग्री दैट RBI might do interest rate hike tomorrow, but seems like that directionally inflation जो लग रहा था कि ऊपर जा रहा है वो मेलो डाउन कर रहा है, एंड फर्दर या तो स्लो डाउन होंगे, उसके बाद नहीं होंगे इंटरेस्ट रेट हाइक। एंड ऑब्वियसली दैट इंटरेस्ट रेट हाइक आपकी इन्वेस्टमेंट एज वेल एज आपके लोन्स को इम्पैक्ट करता है। जहां तक आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज की आज की डेट में, सो देयर आर मेनी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जहां पे आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। सीनियर सिटीजन स्कीम्स हैं, पीपीएफ है, पोस्टल डिपॉजिट्स हैं, देन आपका जिनकी गर्ल चाइल्ड है उनके लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम है। एंड यस, इररिस्पेक्टिव ऑफ रीसेंट रेट हाइक कुछ ज्यादा उसमें इजाफा नहीं हुआ है या नहीं हुआ है इजाफा, बट स्टिल दे आर अट्रैक्टिव स्कीम्स फॉर पीपल हु आर
लुकिंग एट योर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट, जो डेट इन्वेस्टमेंट ही देख रहे हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है दैट दे शुड लुक एट मोर टैक्स फ्रेंडली एवेन्यू। जहां आप बैंक डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, लोगों को लग रहा था कि दैट बैंक डिपॉजिट आज वापस 6, कुछ बैंक से 6, 6.5, 7% हो गए हैं। पर मैं एक चीज बोलूंगा कि आपका टैक्स एफिशिएंसी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में आप एक तो 6.5-7% की इन्फ्लेशन पे है, जो मेलेडाउन करके सब 6 हो सकती है। बट अगर आप 6-6.5 प्री टैक्स ले रहे हैं, और देखिए जो भी आप डिपॉजिट करते हैं ना स्वाति, बैंक में या किसी स्कीम में, वो उसका जो इनकम आता है, जो कूपन आता है, वो इंटरेस्ट इनकम की तरह ट्रीट होता है। और इंटरेस्ट इनकम आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उसमें जुड़ जाता है। तो जो भी आपका टैक्स लैब होता है 10%, 20%, 30%, सबसे आपको टैक्स लगता है। पर जब आप म्यूचुअल फंड में वही चीज इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड इनकम में, बिकॉज म्यूचुअल फंड इक्विटी में भी होता है, फिक्स्ड इनकम में भी होता है, जब इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपको जो टैक्स ट्रीटमेंट होता है वो कैपिटल गेन की तरह होता है, जो काफी ज्यादा टैक्स एफिशिएंट होता है। दूसरा स्वाति, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जो फिक्स इनकम में भी रिटर्न इम्पैक्ट होता है लोगों का, जो आज इंटरेस्टेड ऊपर होते हैं तो ऑब्वियसली नैब नीचे होती है बिकॉज इनवर्स रिलेशन है, जैसे हेमंत ने बोला। बट अगर आपका ड्यूरेशन मैच्योरिटी जो आपकी इन्वेस्टमेंट का है इन लाइन विद पेपर मैच्योरिटी है, जो अंडरलाइन पोर्टफोलियो का YTM है, तो आपको मिडिल टर्म वॉलेटिलिटी जरूर झेलनी पड़ सकती है, पर इन अ लॉन्ग रन आपको जो कूपन कमिटेड है वो आपको मिल जाता है, हैविंग सेड दैट अगर कोई एक्सीडेंट्स बीच में नहीं हो। सो देयर आर अपॉर्चुनिटीज एंड टैक्स एफिशिएंसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले है, जिसपे आपको ये किसी भी क्लाइंट को सोचना चाहिए जब फिक्स्ड इनकम में पैसा पार्क करें। बिल्कुल, टैक्स एफिशिएंसी की क्योंकि आपने बात की, और अब हम पोर्टफोलियो में फिक्स पोर्टफोलियो की बात करें, फिक्स रिटर्न पोर्टफोलियो की क्योंकि बात कर रहे हैं हेमंत जी, हम स्पेसिफिकली अगर स्मॉल सेविंग स्कीम्स की बात करें तो अभी हम दिखा भी रहे थे, जैसे दिखा रहे हैं अभी कि आज के टाइम पे PPF पर 7.1% का रेट है, सुकन्या समृद्धि लेकिन है तो सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए, मैक्सिमम तो 7.6% उसी में है। फिर किसान विकास पत्र 6.9% पर है, सीनियर सिटीजन वो भी जस्ट फॉर आपके सीनियर सिटीजन के लिए उसमें 7.4% का इंटरेस्ट रेट है। तो टैक्स एफिशिएंसी के लिहाज से स्मॉल सेविंग स्कीम्स भी ठीक ठाक कर रही हैं। इनफैक्ट PPF और सुकन्या समृद्धि में EEE बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है निवेशकों को। तो इसके प्रोज और कॉन्स किसी के पोर्टफोलियो के लिए क्या हो सकते हैं इवन विद इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स? आपने बिल्कुल सही कहा स्वाति। देखिए कुछ ऑप्शन जैसे आपने कहा सुकन्या समृद्धि अगर आप बात कर लें, या तो फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपके एग्जाम्प्ट है आपके पास। तो जाहिर सी बात है कि जब आप मान लीजिए PPF में पैसा लगाते हैं और आपको 7.1 अगर मिलता है, तो अगर आप प्री टैक्स देखें, स्पेशली जो इन्वेस्टर्स हायर टैक्स ब्रैकेट में है, तो उतना रिटर्न कहीं और इस तरह के ऑप्शन जहाँ पे पैसा आपका सेफ हो और आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि अभी भी कुछ ऐसी स्कीम है स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए, ये मैं आई थिंक यहाँ पे एम्फसाइज करना चाहूंगा कि उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कंजर्वेटिव हो, जिन्हें लिक्विडिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि रिटर्न जो है वो एक नॉन रिटर्न हो और उसमें कोई ज्यादा पैसे की जो रिस्क है वो नहीं होना चाहिए। तो उनके लिए मुझे लगता है अभी भी, जैसे आपने कुछ ऑप्शंस की बात की, वो काफी अच्छे हैं, और उनमें ATC में भी आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, आपका जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो भी आपका टैक्स फ्री है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी भी ये जो ऑप्शंस हैं वो काफी अट्रैक्टिव है। हालांकि अगर हम फिक्स डिपॉजिट को देखें और फिर उनका मुकाबला अगर हम मान लीजिए डेट म्यूचुअल फंड से करें, तो उसमें काफी फर्क पड़ता है। इवन इफ अगर आपको दोनों जगह सेम रिटर्न भी मिले तो काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि FD में क्या होता है कि आपको अगर आप 30% ब्रैकेट में है तो आपको 30% टैक्स देना है, जबकि म्यूचुअल फंड में अगर आप 3 साल से ज्यादा अगर पैसा रखते हैं तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता है। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, मान लीजिए आपका रिटर्न जो है 7% का एनुअलाइज है और इन्फ्लेशन अगर इंडेक्सेशन 6% है, तो 1% पे आपको 20% रिटर्न देना। तो पोस्ट टैक्स रिटर्न में काफी फर्क पड़ता है। और जब आप डेट जैसी इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट करते हो, जहां पे आपको पता है कि आपको रिटर्न ऑब्वियसली इक्विटी जैसे रिटर्न नहीं मिलेंगे, ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी भी कम होती है, तो टैक्स एफिशिएंसी ऑफ रिटर्न जो है मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि अगर आप सेफ्टी पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते तो थोड़ा सा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेके सही ऑप्शन चुन के एटलीस्ट अपने जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है उनको आप डेफिनेटली बेटर कर सकते हैं।
बिल्कुल। और क्षितिज, क्योंकि जब हम ब्याज दरों का कंपैरिजन दिखा रहे थे, माने 5 साल के एफडी जो है अभी, क्योंकि एफडी रेट्स ऑल टाइम हाई पर हैं, एक बड़े जाने माने बैंक में आपको 5 से 10 साल के लगभग ड्यूरेशन की एफडी 5.5% पर मिल जाएगी। डेट फंड में अगर हम 5 साल का हिस्टोरिकल रिटर्न देखें, वो समवेयर बिटवीन 5.25% से 5.45% के बीच में हम देख पा रहे हैं। तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या यही रीजन है कि लोग एफडी की तरफ शायद ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं? एंड कीपिंग दिस ऑल्सो इन माइंड कि आगे आने वाले टाइम में ब्याज दरें तो अभी और बढ़ेंगी, तो डेट फंड से ज्यादा शायद लोग एफडी को तवज्जो दें, या फिर डेट फंड में भी अगर निवेश करना है तो स्मार्टली, जैसा हेमंत जी कह रहे हैं कि स्मार्टली पोस्ट टैक्स रिटर्न भी अगर अच्छा मिले, लिक्विडिटी हो, इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए विद इन डेट फंड कौन सी कैटेगरी को चूज करना चाहिए, कैसी स्कीम को चूज करना चाहिए? सो स्वाति, इंटरेस्टिंगली आपको मैं बताऊं, डेट फंड अगर आपको सेम रिटर्न भी देता है, हैविंग सेड दैट, आज की रेट में अगर आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने के बाद जो 2 राउंड ऑफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए, डेट म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स हैं दे आर मच बेटर विज़ आपका एफडी रिटर्न्स। अगर आप 5 साल का आज डेट लेते हैं, 5 से 10 साल का यील्ड ऑलमोस्ट फ्लैट है और आपको कोई 7.5 के आसपास की यील्ड मिलती है अगर हॉराइजन 4 से 5 साल का है। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है, हैविंग सेड दैट, कि हम बोलते हैं कि लोगों को 3 साल कम से कम डेट म्यूचुअल फंड में पार्क करना चाहिए ताकि टैक्स का बेनिफिट मिले, बट देयर इज नो एग्जिट लोड इन मोस्ट ऑफ द डेट फंड। तो जब चाहे आप पैसा निकाल भी सकते हैं। 90% ऑफ द डेट फंड जो है वो बिना एग्जिट लोड के आते हैं। नाउ टैक्स एफिशिएंसी की मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। अगर लेट्स से आप तो 5.5% की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं कोई बैंक 7% एफडी में ब्याज दे रहा है और आपका रिटर्न डेट म्यूचुअल फंड में भी 7% है, और कोई बंदा 30% टैक्स ब्रैकेट में है, तो 30% टैक्स ब्रैकेट में उनको 7% का ब्याज मिलने के बावजूद 1 लाख के बाद 7,000 की जगह, या फिर ऐसे 3 साल में 22-23,000 की जगह उनको 30% टैक्स कटने के बाद कोई 15,000 रुपए की वैल्यू मिलेगी टैक्स कटने के बाद, जो 5% के आसपास का रिटर्न मिलेगा। मोटा मोटा मैं मान रहा हूँ कि बाकी 2% का ब्याज कट गया। वहीं पे फिक्स इनकम में जहाँ 6.5-7% का आपका बेनिफिट है, आपका इन्फ्लेशन है, तो जो कॉस्ट इंडेक्सेशन होता है, फिक्स इनकम क्या करता है, वो इंडेक्सेशन बेनिफिट देता है। इंडेक्सेशन कुछ नहीं है, वो महंगाई को अकाउंट में लेता है। जब आप महंगाई को अकाउंट में लेते हैं तो आपकी जो एप्रिसिएशन होती है उसमें से महंगाई कम हो जाती है। तो अगर 7% का एप्रिसिएशन ले रहे हैं और वहां पे 6.5-7% का आपका साथ में इन्फ्लेशन का कॉस्ट है, एवरेज अगर 6% भी पकड़ी है, तो आपका पूरा रिटर्न जो है ऑलमोस्ट टैक्स फ्री हो जाता है। तो 1 लाख के ऊपर जहाँ पे आपको एफडी जो है वो 15,000 दे रहा है 3 साल में, अगर 7% पे रिटर्न है, यहीं पे डेट म्यूचुअल फंड आपको 7% के रिटर्न के हिसाब से कोई लगभग 20-21,000 रुपया दे देगा। इतना डिफरेंस है। वो 1 लाख पे सिर्फ 6,000 दिख रहा है, पर कोई बड़ा अमाउंट लगाना हो तो इतना डिफरेंस आ जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एविडेंट दैट टैक्स एफिशिएंसी जो म्यूचुअल फंड फिक्स इनकम लेके आ सकता है एट अ सेम टैक्स स्लैब, वो एफडी नहीं लेके आ सकता। हैविंग सेड दैट, आज की डेट में डेट म्यूचुअल फंड बेटर रिटर्न दे रहे हैं एफडी से। सो आपका एक एंगल तो ये हो गया कि आपका रिटर्न बेटर हो गया, दूसरा ये हो गया कि टैक्स एफिशिएंट हो गया। सो जब आप एसेट एलोकेशन करते हैं, और हर क्लाइंट जो है सारा पैसा इक्विटी में नहीं डाल देता, हमारा तो इक्विटी का कल्चर अभी पिछले 2-3 साल भी ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ है, बट ओवरऑल जो एसेट एलोकेशन होता है, आप बैंक में जब एफडीज रखते हैं उसमें भी आपको एक लॉकिंग होता है। अगर आप एक लेट्स से 3 साल की एफडी की और आपने पहले विड्रॉ किया तो उसमें एग्जिट लोड लगता है आपका 1% या कुछ परसेंटेज कटता है जो इंटरेस्ट पार्टनर से होता है। यहीं पे फिक्स इनकम में ये है कि देयर इज नो एग्जिट लोड, बट येस अगर आप 3 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो वो आपके इनकम में जुड़ जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल आपके एफडी की तरह ही होता है। तो मेरा ये गुजारिश रहेगा, जो भी लोग ये शो देख रहे हैं, अगर आप फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो कम से कम 3 साल प्लस का व्यू लीजिए। और अगर आज आप आते हैं और आपकी मैच्योरिटी जो है, मान लीजिए आपका पैसा 5 साल का है और आपने 10 साल के बॉन्ड में लगा दिया है, म्यूचुअल फंड में लगा दिया है, तो वो एक सही एलोकेशन नहीं है। 10 साल का बॉन्ड जो है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि आपको 5 साल के बाद पैसा चाहिए, उससे हो सकता है बॉन्ड बहुत ज्यादा बड़ी हो और आपको नुकसान हो जाए। तो आपकी जो मैच्योरिटी है अगर 5 साल की है, तो आप 5 साल का ही जो बॉन्ड है जिस म्यूचुअल फंड में एवरेज जो बॉन्ड 5 साल का है उसी में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन लाइन में मैच्योरिटी के साथ है इन्वेस्टमेंट की, तो आपका रिटर्न बनेगा और जो कूपन कमिटेड है वो आपको मिलता ही है। हैविंग सेड दैट, अगर कोई एक्सीडेंट किसी में नहीं हो तो बढ़ती ब्याज दरों के दौर में फिक्स्ड इनकम में आपके निवेश के विकल्प क्या होने चाहिए, चर्चा कर रहे हैं हेमंत रुस्तगी और क्षितिज महाजन से।
हेमंत जी, आपके डेट कैटेगरी में, स्पेशली डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में, निवेशकों के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से या उनकी निवेश अवधि के हिसाब से मुख्य तौर पर 2-3 कैटेगरीज पसंदीदा कौन सी होंगी? जी देखिए, उससे पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा स्वाति, आपने जैसे पहले बात की थी कि डेट फंड में इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो 5 साल की रिटर्न देख रहे हैं। और आई थिंक यहीं पे इन्वेस्टर्स थोड़ी सी गलती करते हैं कि हम पास्ट रिटर्न को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि सच्चाई है, जैसे मैंने पहले भी कहा था शो में, कि अगर आप डेट फंड की जब बात करते हैं स्पेशली, तो आपको इमर्जिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो क्या है उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। जैसे हमने अभी बात की कि इंटरेस्ट रेट में हाइक अपने को देखने को मिलेगा शायद, लेकिन यील्ड्स में वो ऑलमोस्ट ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। तो उसके बाद अगर ज्यादा मान लीजिए एग्रेसिव अगर इसके बाद रेट हाइक नहीं होता है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जो हाईएस्ट लेवल जो है यील्ड का, वहां पे अपनी रिटर्न को आप कहीं ना कहीं उसको आप कैप कर सकते हैं। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है सब इन्वेस्टर को समझना है। तो पहले मैं बोलूंगा उन इन्वेस्टर्स के लिए जो इनके लिए लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहते हैं, तो इस समय पे मेरे हिसाब से उनके पास 2 ऑप्शन है, और जो लॉन्गर टर्म व्यू लेके चल रहे हैं। एक तो है टारगेट मैच्योरिटी फंड, जो बेसिकली पैसिवली मैनेज डेट फंड्स हैं, जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। एक वो हो गए, क्योंकि उसमें आपके पास एक मौका है कि आप एक करंट यील्ड जो है उनके पास, वहां पे अपने पैसे को आप लॉक कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप लेकिन ये ओपन एंडेड फंड्स हैं। दूसरी एक ऑप्शन रहती है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। वो भी ऑप्शन मुझे लगता है इस समय पे थोड़ी अट्रैक्टिव हो रही हैं, स्पेशली अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वहां पे फंड मैनेजर ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं जिनकी मैच्योरिटी जो है स्कीम की मैच्योरिटी से या तो मैच करती है, या तो फिर रेसिडुअल मैच्योरिटी जो है उससे मैच करती है। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉन्गर टर्म अगर व्यू लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर आप चाहते हैं कि लिक्विडिटी आपकी बनी रहे, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए अगर आप लगाना चाहते हैं, तो 2-3 कैटेगरी हैं डिपेंडिंग ऑन आपका टाइम होराइजन कितना है। तो जैसे वहां पे लो ड्यूरेशन फंड हो सकते हैं, या फिर जो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, शॉर्ट टर्म फंड जिनको हम बोलते हैं, यहाँ पे मैच्योरिटी जो है 1 से 3 साल होती है, वो एक अच्छी कैटेगरी है। उसके अलावा अगर आपका थोड़ा सा लंबा नजरिया है, आप चाहते हैं कि ओपन एंडेड फंड में जाएं, तो फिर 2-3 कैटेगरी हैं जिनको आप देख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। एक तो डायनामिक बॉन्ड फंड डेफिनेटली एक अच्छी ऑप्शन है इस समय पे। बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स, ये भी काफी अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक तो क्वालिटी काफी अच्छी होती है, और अगेन ड्यूरेशन जो है वो काफी लंबा नहीं है। और तीसरी कैटेगरी होगी इस समय पे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। ये 3 कैटेगरी हैं उन निवेशकों के लिए जो ओपन एंडेड फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं, बट ये अच्छा समय है इन कैटेगरी ऑफ फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, क्षितिज, आपका क्या व्यू है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स पर? अभी इस मोमेंट पर इसमें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप हेमंत जी की बात में कुछ ऐड करना चाहें? स्वाति, अब ऑफ लेट ना एफडीज बहुत कम आ रही है। पहले एफडी का एक चलन था, बट अगर आप मेरे से बात करें, मैं फिर से एक ही चीज बोलूंगा, दैट जो भी क्लाइंट आ रहा है उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है, अगर किसी का 3 साल है तो वो 3 साल की मैच्योरिटी वाले फंड्स ले। हर फंड की एक यील्ड टू मैच्योरिटी होती है, जो बताता है कि वो कितने साल में उसके अंडरलाइन पेपर जो है वो मैच्योर होंगे। तो एवरेज वो फंड की यील्ड टू मैच्योरिटी बताता है। तो उसमें आज की डेट में अगर मेरे से पूछेंगे तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से शॉर्ट टर्म फंड्स, और अगर किसी का 5 साल प्लस का व्यू है और आज जो है रेट्स आपके काफी बेटर हैं, तो उसके हिसाब से एसडीएल, स्टेट डेवलपमेंट लोन, या फिर जीसेक फंड जो 5 साल की मैच्योरिटी के हैं, वो देखे जा सकते हैं। एक तो वो बहुत कॉस्ट एफिशिएंट है, एट ए सेम टाइम उनकी यील्ड्स बहुत बेटर है। तो आज की डेट में आपको 7.3 से 7.5% की यील्ड में वो फंड्स मिल जाएंगे। उनकी मैच्योरिटी भी वो 4.5 साल के आसपास है। सो अगर आपके पास उतना टाइम होराइजन है, हैविंग सेड दैट, 3 साल के बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट तो मिल ही जाता है, बट अगर आप जब भी पैसा निकालना चाहें वो आप निकाल भी सकते हैं, कोई लॉकिंग नहीं होता है इन फंड्स में। तो ये 2 कैटेगरी है जो आज की डेट एक्चुअल में स्वाति ये एफएमडीज की तरह ही काम करते हैं, अगर क्लाइंट का बिहेवियर इन लाइन विद मैच्योरिटी ऑफ फंड के साथ हो। तो एफडी का चलन हुआ भी इसलिए भी कम कि दैट हर फंड की मैच्योरिटी जो है वो वेल डिफाइंड होने लगी है, एंड उसके साथ क्लाइंट का अपना एक्सपीरियंस भी बेटर हो गया है। बिकॉज एक चीज तो क्लियर है, इक्विटी की तरह डेट भी वॉलेटाइल रहता है, एंड जैसे आपकी यील्ड्स बढ़ती हैं तो मार्क टू मार्केट मैप्स नीचे होती है। बट ये अगर लॉन्ग टर्म आपका व्यू है इन लाइन विद मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड, तो आपको यहाँ से रिटर्न मिल जाता है। सो यू गेट दैट टाइप ऑफ रिटर्न। ओके, और किन रिस्क का ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर, स्पेशली
जब हम डेट में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं हेमंत जी, तो लोगों को यूजुअली लगता है कि अरे इसमें तो जोखिम ही नहीं है, इसमें तो रिस्क ही नहीं है। पर कौन से रिस्क को ध्यान में रखते हुए या कोई डेट प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं, तो एक दो बातें जो ख्याल रखनी है किसी को, सो दैट ऐसा ना लगे कि हाँ ये तो रिस्क फ्री प्रोडक्ट्स हैं। दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब आप स्पेशली अगर हम मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो जैसे मैंने कहा कि इंटरेस्ट रेट रिस्क, यानी जो इमर्जिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है कि ट्रेजेक्टरी जो है इंटरेस्ट रेट की कहाँ पे है। दूसरी बात, अगेन फिर से मार्केट लिंक प्रोडक्ट है तो आपको ध्यान रखना है कि क्रेडिट क्वालिटी कैसी है, पेपर की क्वालिटी कैसी है। जैसे मैंने एक कैटेगरी की बात की थी, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, वहां पे एज पर सेबी डेफिनेशन एटलीस्ट 80% पैसा जो है म्यूचुअल फंड को वो AAA हाईएस्ट जो रेटेड पेपर है उनमें डालना पड़ता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। देखिए किसी भी इन्वेस्टमेंट में अगर हम डेट फंड की बात करें स्पेसिफिकली, तो अगेन ट्रेड ऑफ है आपका रिस्क और रिटर्न के बीच में। क्वालिटी अगर आप मेंटेन करके देखेंगे, अच्छा पोर्टफोलियो देखेंगे, तो आप देखेंगे कि शायद वॉलेटिलिटी का रिस्क पूरा कम ना हो, लेकिन जो क्रेडिट रिस्क जो रहता है वो काफी हद तक उसको आप टैकल कर पाते हैं। तो पेपर की क्वालिटी कैसी है वो आपको देखना है, और इमर्जिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो कैसा देखना, और टाइम होराइजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो टाइम होराइजन है और जिस तरह के फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो दोनों मैच करना बहुत ही जरूरी है। तो ब्रॉडली ये तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो डेट फंड में बेस्ट निवेश चर्चा की हमने। हेमंत रुस्तगी, क्षितिज महाजन, आप दोनों का धन्यवाद करेंगे मनी गुरु में हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आपके भी पास है कोई म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ सवाल, इनफैक्ट लोन, टैक्स, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरी, आप हमें जरूर भेजिए। अगले एपिसोड में अपना सवाल, आपका सवाल हम जरूर शामिल करेंगे। कैसे पूछ सकते हैं सवाल? व्हाट्सएप हमें करें अपना सवाल। हमारा नंबर है 9582226666। ईमेल moneyguru@zmedia.slgroup.com पर भेज सकते हैं। @zbusiness ट्विटर हैंडल है, @zbusiness ऑनलाइन हमारा फेसबुक पेज है। अपना पूरा नाम, अपना फोन नंबर, अपनी उम्र और अपने प्रॉपर अच्छा पोर्टफोलियो, पूरा डिटेल पोर्टफोलियो के साथ हमें भेजिए और हम आपका सवाल जरूर शामिल करेंगे।